हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन का कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। ओके, थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, इसको पहले स्टडी करते हैं। जो पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम दिए थे जो सॉल्व हम नहीं किए थे एनालिसिस में और डिजाइन में, पहले आप लोग उसको ट्राई करेंगे और फिर किसी दिन हम लोग उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, तो हमारा जो जरूरत था वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से भी पूरा हो रहा था। जैसे कि हम बात करें कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जब हम डिजाइन कर रहे थे, ये कुछ इस टाइप से हम बॉटम में क्या कर रहे थे, टेंशन बार्स को हम डिजाइन कर रहे थे। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, बॉटम में ही टेंशन बार्स को हम डिजाइन कर रहे थे और टॉप में क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम ओवर हैंगिंग बार दे रहे थे, जो कि डिजाइन से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका डिजाइन में कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता था। ऐसे ही हम कोई डाया का जो है मेन बार से जो है हमेशा वो कम डाया का हम प्रोवाइड कर देते थे, जो कि क्या हमारा होता था, ओवर हैंगिंग रेनफोर्समेंट। ये जो था हमारा क्या था, ओवर हैंगिंग रेनफोर्समेंट, ओवर हैंगिंग बार या रेनफोर्समेंट। क्लियर। और नीचे जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है दैट इज AST, ये क्या है, हमारा मेन बार होता था। इसी का हम डिजाइन कर रहे थे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में। क्लियर। डबली में क्या होगा, बॉटम में होगा ही होगा, साथ ही साथ टॉप में जहां पर ओवर हैंगिंग बार की बात कर रहे हैं, यहां पर भी क्या होगा, अब हमारा रेनफोर्समेंट होगा। क्लियर। तो पहले कंडीशन समझते हैं। हमारे पास क्या था, हम जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन देख रहे थे तो कुछ कंडीशंस था। दो कंडीशंस हम देखे थे, कुछ कंडीशंस देखते हैं। यदि हमारा गिवन मोमेंट mu, यदि वो MOR लिमिटिंग के इक्वल है, दैट मीन्स जो सेक्शन होता था वो क्या होता था, बैलेंस्ड सेक्शन होता था। क्लियर। यदि हमारा गिवन मोमेंट mu जो है लेस देन हो जाता था MOR लिमिटिंग, तो ये क्या सेक्शन होता था, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता था। और ये दोनों सेक्शंस क्या था, एक्सेप्टेबल है। आइदर बैलेंस सेक्शन हो और अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बोथ सेक्शंस आर एक्सेप्टेबल इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। ओके, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। बट यदि हमारा कंडीशंस, इफ mu इज ग्रेटर देन MOR लिमिटिंग, तो सेक्शन जो होता था क्या होता था, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता था। और ओवर रेनफोर्स सेक्शंस जो है IS कोड अलाउ नहीं करता है। तो हम यहां पर क्या करते थे, पहले भी हम डिस्कस जरूर किए होंगे कि क्या करते थे, B एंड D को इंक्रीज करते थे, जिससे क्या हो जाए, हमारा MOR लिमिटिंग इंक्रीज हो जाए। यदि हम B एंड D इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, MOR लिमिटिंग इंक्रीज करेंगे। आइदर हम ये कंडीशंस फर्स्ट करते थे, आइदर यदि इससे भी नहीं हो रहा है तो क्या करते थे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज FCK को इंक्रीज करना पड़ता था। इससे एक पॉसिबिलिटी बनता था कि नहीं, FCK बढ़ेगा तो क्या होगा, MOR लिमिट भी बढ़ेगा। क्लियर। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कंडीशंस थर्ड में क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कर रहे थे। डबली रेनफोर्स्ड बीम हम प्रोवाइड कर रहे थे। अब कंडीशंस ये है, हम एवरी कंडीशन में तो सिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं, बी एंड डी को आप बढ़ाते जाइए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ाते जाइए, कभी ना कभी तो वो सिंगली में आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, एवरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। FCK भी का भी हमारे पास एक रेंज है। उसके बाद हर जगह बी एंड डी का जो है स्पेस उतना नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि हमारा वॉल यदि 10 इंच का है तो हम 50 इंच का बीम बना देंगे, ये भी चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर।
हमारा स्ट्रक्चर का जो है वो एस्थेटिकली भी थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। क्लियर। तो ये चीज हम ध्यान देते हैं कि जब हमारा बी एंड यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जब हमारे पास लिमिटेशंस होगा तो हम वहां पर बी एंड डी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और जब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये चीज को हम इंक्रीज नहीं करा सकते हैं तो एमओआर लिमिटिंग जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो सकता। दैट मीन्स वहां पर जब डिजाइन होगा बीम वो क्या होगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन होगा। क्लियर। यानी जब और ओवर रेनफोर्स यानी पहला प्रायोरिटी जब भी आपको एनालिसिस के लिए क्वेश्चंस दिया जाए, यदि क्वेश्चन में सिर्फ डिजाइन ऑफ बीम या एनालिसिस ऑफ बीम की बात कर रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बीम जो है वो बैलेंस सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। यदि इस दोनों कंडीशन में है तो हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम का नेसेसिटी नहीं है। क्लियर। लेकिन यदि सिंगली रेनफोर्स्ड के केस में यदि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तब हम यहां पर क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करेंगे। क्लियर। तो एक कंडीशंस हमारा हो गया कि हमारे पास जो कंडीशंस आ रहा है कि एमयू क्या होना चाहिए, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे यहां पर डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करेंगे। क्लियर। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए। यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि यदि हमारा कंडीशंस क्या आ रहा है कि एमयू जो है वो ग्रेटर देन है एमओआर लिमिटिंग तक से, सॉरी एमयू जो है ग्रेटर देन है एमओआर लिमिटिंग से, तो सिंगली रेनफोर्स्ड के बेस के सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आया है। क्लियर। अभी हमने जस्ट देखा था कि यदि हम एमओआर लिमिटिंग की बात करें और यदि एमयू एमओआर लिमिटिंग के इक्वल हो जाए, यदि एमयू एमओआर लिमिटिंग के इक्वल हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। क्लियर। हम चाहते हैं कि हम एमओआर लिमिटिंग के लिए हम डिजाइन करना चाहते हैं एक बीम। सिंपल। अभी हम डब्ल्यू को नहीं देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एमओआर लिमिटिंग के लिए हम एक डिजाइन करना चाह रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ओके, यदि हम बात करें कि इसको हम एमओआर लिमिटिंग के लिए डिजाइन करना चाह रहे हैं, एमओआर लिमिटिंग के लिए जो गिवन मोमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, यदि हम एमओआर लिमिटिंग के लिए डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड हम फाइंड आउट करेंगे जो भी आ जाए। यानी ये जो एरिया ऑफ स्टील तब होगा, ये एरिया ऑफ स्टील नथिंग बट क्या होगा, जो ओनली टेंशन साइड में है एएसटी होगा। और यदि एमओआर हम लिमिटिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो एएसटी होगा वो भी क्या होगा, एएसटी लिमिटिंग होगा। क्लियर। एक चीज क्लियर है, दूसरा चीज इसी में देखते हैं प्लस करके। ओके, दूसरा चीज देखते हैं यहां पर कि यदि हम बात कर रहे हैं कि यदि इस एमयू जो है, ये जो एमयू है ये एमओआर लिमिटिंग से ग्रेटर है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि एमयू का जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये 300 किलो न्यूटन मीटर है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। और एमओआर लिमिटिंग जब आपने यहां से जो इसका फॉर्मूला होता है क्यूबीडी स्क्वायर, यहीं पर या लिखते हैं एमओआर लिमिटिंग जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया क्यूबीडी स्क्वायर, जब इसका वैल्यू आपने फाइंड किया, जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये 200 किलो न्यूटन मीटर आया, जस्ट एक एग्जांपल। ओके, अब बात कर रहे हैं कि ये जो एमओआर लिमिटिंग है, यहां पर इस साइड हम देखते हैं, ये जो एमओआर लिमिटिंग है यदि 200 किलो न्यूटन मीटर है और यदि एमयू भी 200 किलो न्यूटन मीटर होता तो फिर क्या होता, बैलेंस सेक्शन होता सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। कि यदि एमओआर 200 है और ये एमयू भी यदि 200 होता, जस्ट एक एग्जांपल की बात करें तो ये बैलेंस सेक्शन का केस होता और हम क्या करते, उसको बैलेंस सेक्शन कंसीडर करके
एमओआर लिमिट के लिए एरिया ऑफ स्टील एएसटी लिमिट हम फाइंड आउट कर देते, जो कि फिगर्स में दिख रहा है। क्लियर। अब बात कर रहे हैं कि नहीं, एमयू जो है वो 200 नहीं है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ये जो है 200 नहीं है, एमयू कितना है हमारा, 300 किलो न्यूटन मीटर है। क्लियर। तो एमओआर लिमिटिंग से कितना ज्यादा है, 100 किलो न्यूटन मीटर ज्यादा है, क्योंकि एमओआर लिमिटिंग कितना है, 200 किलो न्यूटन मीटर है। तो एमयू जो है एमओआर लिमिटिंग से ओनली 100 किलो न्यूटन मीटर क्या है, एक्स्ट्रा मोमेंट है। 100 किलो न्यूटन मीटर जो है, ये जो मोमेंट है क्या है, एक्स्ट्रा मोमेंट है। एक्स्ट्रा मोमेंट किसके केस में, फॉर द केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एंड सेक्शन विल बी बैलेंस्ड। क्लियर। यदि हम बैलेंस सेक्शन की बात करें सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए, तो 200 तक तो डिजाइन होता, उससे जो एक्स्ट्रा मोमेंट है ओनली कितना है, 100 किलो न्यूटन मीटर है। क्लियर। यानी इस 300 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट को यदि हमको डिजाइन करना होगा, और यदि एमओआर लिमिटिंग क्यूबीडी स्क्वायर का वैल्यू 200 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, यानी इस 300 में से 200 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट के लिए क्या होगा, वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन होगा, और जो सेक्शन होगा क्या होगा, बैलेंस्ड सेक्शन का केस होगा। क्लियर। ये किसके लिए डिजाइन होगा, एमओआर के लिए। अब जो एक्स्ट्रा मोमेंट है, एक्स्ट्रा मोमेंट कितना है, 100 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर यदि बात, इसको हम यहां पर अभी लिख दे रहे हैं कि ये जो एमओआर लिमिटिंग है कितना है, 200 है। अब ये जो डिजाइन होगा 100 किलो न्यूटन के मीटर के लिए, ये मोमेंट के लिए अलग से हमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना होगा। इसके लिए जो अब डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, टेंशन में भी जाएगा कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट, और साथ ही साथ क्या होगा, कंप्रेशन में भी कुछ ना कुछ एरिया ऑफ स्टील जाएगा। क्लियर। यानी हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारा एमओआर लिमिटिंग से बड़ा है गिवन मोमेंट, तो एमओआर लिमिटिंग तक किसके लिए होगा, वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए होगा और बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन होगा, जिसमें कि हम एएसटी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो मोमेंट बचेगा, क्या मोमेंट बच रहा है, इसको हम यदि फॉर्मूला का टर्म में लिखें, एमयू माइनस एमओआर लिमिटिंग, जो कि हम 100 लिखे हैं, डेट इज क्या है 300 माइनस 200 डेट इज 100, और ये 300 क्या है एमयू, और 200 क्या है एमओआर लिमिटिंग। यानी एमयू माइनस एमओआर लिमिटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ रहा है। क्लियर। यानी इस एक्स्ट्रा मोमेंट के लिए क्या होगा, टेंशन में भी एरिया ऑफ स्टील जाएगा, और साथ ही साथ कंप्रेशन में भी क्या जाएगा, एरिया ऑफ स्टील जाएगा। यानी क्या है कि एक बार हम एमओआर लिमिटिंग के लिए डिजाइन किए, जो कि एएसटी लिमिटिंग फाइंड किए, इसी एएसटी लिमिट को हम बोल दे रहे हैं कि ये जो है एएसटी क्या है, 1 है। क्लियर। उसके बाद एमओआर लिमिटिंग से जितना ज्यादा मोमेंट था, यानी उसके अलावा जो मोमेंट था, जो कि 100 अभी एग्जांपल में है, उसके लिए जो हम डिजाइन करेंगे क्या होगा, वो टेंशन में जाए। क्योंकि देखो ये जो एमओआर लिमिटिंग था, यहां तक क्या था कि टेंशन में हमने रेनफोर्समेंट दिया टेंशन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन कंप्रेशन में क्या है, कंक्रीट है, और अभी तक क्या है, इसको कंक्रीट रेजिस्ट कर पा रहा है इस मोमेंट को एमओआर लिमिटिंग तक। लेकिन इसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा मोमेंट आया, उसको ना तो उसके लिए क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो कंप्रेशन में भी हम क्या करेंगे, स्टील देंगे, और टेंशन में जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, टेंशन में भी स्टील देंगे। क्लियर। यानी यहां पर जो टेंशन में एरिया ऑफ स्टील है, डेट इज ये क्या है, AST2। यानी AST1 जो है क्या है, वो सिंगली रेनफोर्स्ड के बैलेंस सेक्शन का जो लिमिटिंग मोमेंट वैल्यू है उसके लिए है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मोमेंट है उसके लिए जो एरिया ऑफ स्टील है, डेट इज AST2। यानी टेंशन में अगेन एक एरिया ऑफ स्टील आया, और साथ ही साथ कंप्रेशन में भी एक एरिया ऑफ स्टील आ गया, जो कि क्या हो रहा है, ASC। इसका जो नेम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्लियर। और तब जाके ये जो कंबाइंड करके एक फिगर बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर। तो कंबाइंड करके जब हम एक फिगर बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी टॉप में जो रेनफोर्समेंट आ गया, डेट इज एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ASC।
और बॉटम में क्या जो स्टील आ गया, ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, दैट इज AST। AST, और ये जो AST इक्वल टू होगा क्या होगा, नथिंग बट AST1 प्लस AST2। यानी एक बार MOR लिमिटिंग के लिए जो एरिया ऑफ स्टील है दैट इज AST1, और एक बार क्या है एक्स्ट्रा मोमेंट के लिए जो एरिया ऑफ स्टील आया दैट इज AST2। यानी जब हम कंबाइन, हम ऐसे तो नहीं डिजाइन करेंगे ना, अलग अलग कंबाइन करके डिजाइन करेंगे, क्लियर, तब जो एरिया ऑफ स्टील होगा AST1 प्लस AST2। क्लियर, आई होप आपका ये क्लियर होगा। और इसको हम डिटेल्स में देखते हैं, अब फोर्स को भी फाइंड करते हैं। ओके, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ASC हो गया, दैट इज एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ASC। और नीचे क्या हो गया, AST हो गया, दैट इज एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST। क्लियर, इसको AST2 रखते हैं, जो एक्स्ट्रा मोमेंट की बात कर रहे हैं। और ये AST नीचे कहाँ है, नीचे जो है ये क्या है, इफेक्टिव कवर पे है, दैट इज D डैश। उसी तरह टॉप में जो एरिया ऑफ स्टील होगा ये भी क्या होगा, टॉप से एक कवर पे होगा, दैट इज इफेक्टिव कवर, दैट इज D डैश है। क्लियर। उसी तरह हम फर्स्ट की बात करें तो AST का हम बात करना चाह रहे हैं, AST1 के लिए हम देखना चाह रहे हैं। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास है ये क्या है, AST1 है। क्लियर। अब जो फोर्स लग रहा है केस फर्स्ट की यदि हम बात करें तो जहां पर स्टील है वहां पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। जहां पर क्या है, कंप्रेशन जोन में एक स्टील है तो वहां पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। क्लियर। और नीचे सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या लगेगा, AS22 के जगह एरिया ऑफ स्टील 2 जो है उसके जगह T2 फोर्स लगेगा, और ASC जो है उसके जगह जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, C2 फोर्स लगेगा। क्लियर। अब बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मोमेंट के कारण जो आया, और एक हमारे पास पहले से है जो कि C1 और T1 के फॉर्म में। क्लियर। यानी यहीं पर क्या है, इसी लेवल पे क्या है, T1 फोर्स है जो कि एरिया ऑफ स्टील 1 के कारण आ रहा है। क्लियर। और इसका एक हमारे पास क्या है कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, जो कि उस कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। क्लियर। हाँ, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है, C1 फोर्स लग रहा है, जो कि क्या हो रहा है, टॉप से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 0.42 डिस्टेंस पे लग रहा है, 42 टाइम्स ऑफ XU पे लग रहा है। क्लियर। ये पहले से एक्ट कर रहा है। क्लियर। यानी C1 जो है हमारा, C1 का यदि हम वैल्यू जानते हैं क्या होता है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट। क्लियर। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.36 FC के XU इंटू बी। ये क्या है, C1 फोर्सेस है, और एक एक्स्ट्रा फोर्स अभी C2 आ रहा है, उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं T1 को। T1 इक्वल टू जो फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। स्ट्रेस इन स्टील क्या होता है, 0.87 FY AST1, ये T1 फोर्स होगा। उसी तरह T2 फोर्स हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0.87 FY AST2, यानी स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील 2। क्लियर।
ये हमारा C1 और C2 हो गया। यानी टोटल टेंसाइल फोर्स की हम यदि बात करें, टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स दैट इज कैपिटल T इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2, क्योंकि T1 के लिए जो एरिया ऑफ स्टील 1 है और एरिया ऑफ स्टील 2 जो है, दोनों एक ही लोकेशन पर है, एक ही प्लेस पे है। क्लियर? हम एनालिसिस अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोवाइड करेंगे हमेशा साथ में करेंगे। तो T इक्वल टू जो होगा T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, 0.87 FY AST1 प्लस 0.87 FY AST2। तो क्या हो जाएगा, 0.87 FY कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, AST1 प्लस AST2। अब AST1 प्लस AST2 को क्या बोल देते हैं, फाइनली AST बोल देते हैं। तो 0.87 FY AST। अब ये जो AST है एक्चुअल में क्या है, AST1 प्लस AST2 है, AST2 है डबली के केस में। सिंगली में ऐसा नहीं है, वहां एक ही AST है, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर जो AST है वो एक्चुअल में क्या है, AST1 प्लस AST2 है। क्लियर? ये तो हम बात कर रहे हैं किसका, T का। अब हम C1 और C2 का भी बात करते हैं। C1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, C2 को हम देखना चाहते हैं वो एक्चुअल में क्या है। क्लियर? तो C2 जो है हमारे पास, C2 इक्वल टू ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेशन साइड है तो क्या होगा, कंप्रेसिव ही होगा। कंप्रेसिव फोर्स ऑन कंप्रेशन स्टील, ऑन कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील। क्लियर? यानी ये क्या होगा, जैसे T2 क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील इनटू ये, इसके लिए भी क्या होगा, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FSC इंटू ASC माइनस FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC। क्लियर? ये होता है C2 का। इसको समझते हैं, समझना जरूरी है। क्लियर? C2 क्या है, कंप्रेसिव फोर्स ऑन कंप्रेशन स्टील। क्लियर? अब FSC क्या है, ये जो है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील है। जैसे कि हम अभी 0.87 FY लिख रहे हैं, वो क्या है, स्ट्रेस इन स्टील है। उसी तरह FSC क्या है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील। और ASC क्या है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं। ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। क्लियर? अब इसको समझते हैं। ये एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही होगा, C2 इक्वल टू FSC इंटू ASC। क्लियर? अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, फिगर्स के पास जाते हैं। हाँ, यहां पर जो है एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील है, टॉप से D डैश डिस्टेंस पे ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील है। और इस ब्लॉक के पास क्या है, जो पहले हमने क्या किया, जो C1 कैलकुलेट किया है, हमने ये कंसीडर किया है कि ये पूरा जो है क्या है, कंक्रीट है। यानी ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारा ये सेकेंड फिगर है, ये जो हम AST1 जिसमें फाइंड किए हैं, इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये हम कंसीडर किए हैं कि ये पूरा क्या है, कंक्रीट है। और इसी के लिए हमने ये C1 फोर्स फाइंड आउट किया है, जो कि क्या है, 0.36 FCK XU इंटू बी। लेकिन इस फिगर में एक्चुअल में क्या है कि इस ब्लॉक में, कंक्रीट में, इस जगह कुछ ना कुछ कटिंग पोर्शन है। यहां पर क्या है, स्टील है। यहां पर क्या है, ये जो सर्कल है, यहां पर कंक्रीट नहीं है अब। लेकिन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में ऐसा नहीं होता था, यहां पर क्या होता था, कंक्रीट होता था। यहां पर क्या है कि कंक्रीट अब नहीं है,
लेकिन C1 जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम ये पूरा एज्यूम कर लिए कि यहां पर क्या है, कंक्रीट है। क्लियर? यानी C1 तो हमने एज्यूम कर लिया, अब C2 के जब हम फाइंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आइदर आपको C1 में या C2 में तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां तो कंक्रीट है ही नहीं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, C2 में घटा दे रहे हैं। क्लियर? यानी यहां पर क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट होगा इनटू एरिया ऑफ दिस पोर्शन होगा, जो कि क्या है, एरिया ऑफ स्टील है, क्योंकि हमने उसको पहले क्या किया है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ दैट एरिया को भी हमने क्या किया है, कंक्रीट का एरिया में इंक्लूड किया है। तो ये जो एफसीसी है, ये जो अब एफसीसी है, ये नथिंग बट क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट है, स्ट्रेस इन कंक्रीट है। और एएससी तो हमने पहले भी लिखा है कि ये क्या है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर? तो एफसीसी का वैल्यू हम जान रहे हैं, जब हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हम एफसीसी का वैल्यू जो यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट हम निकाले थे, यहां पर नेम एफसीसी दिए हैं, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन या स्ट्रेस इन कंक्रीट एट इन कंप्रेशन जोन। क्लियर? जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या है, 0.45 एफसीके होता है, ये चीज फिक्स है। क्लियर? एफसीसी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0.45 एफसीके होगा। क्लियर? तो इसी फॉर्मूला से थोड़ा सा और इसको अब कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि एससी जो है दोनों साइड है, तो यानी C2 इक्वल टू जो होगा, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफएससी माइनस एफसीसी इनटू क्या हो जाएगा, एएससी। क्लियर? ये चीज क्या आ गया, C2 का वैल्यू आ गया। क्लियर? तो एफसीसी इंटू एएससी क्या है, ये एक रिडक्शन टर्म है। यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं कि एफसीसी इंटू एएससी जो है ये क्या है, रिडक्शन इन कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर? और एफसीसी जो हमने लिखा वो क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। क्लियर? तो एफएससी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, एक चीज याद रखना कि एफएससी स्ट्रेस इन स्टील होता है 0.87 एफवाई, जब वो मैक्सिमम यील्ड करेगा तब। तो एफएससी का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू होता है क्या, 0.87 एफवाई, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम यील्डिंग नहीं हो रहा है। क्लियर? एक चीज ध्यान में रखना है। तो आखिर ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना, इसको देखते हैं। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका एनालिसिस का स्टेप्स क्या है, उसके लिए कैसे कैसे करेंगे वो करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।